नमस्कार, आपका स्वागत है दैनिक साहित्य में। लीजिए सुनिए सत्यजीत रे जी की लिखी कहानी सियार देवता का रहस्य। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टेलीफोन किसने किया था? फेलुदा? ये सवाल करते ही मेरी समझ में आया कि मैंने बेवकूफी की है, क्योंकि फेलुदा योगाभ्यास के समय बातचीत नहीं करता है। फेलुदा ने कुल मिलाकर 6 महीनों से व्यायाम छोड़कर योगाभ्यास करना शुरू किया है। सुबह वो आधे घंटे तक तरह तरह का आसन करता है, यहां तक कि कुहनी के बल अपने सिर को नीचे कर पैरों को शून्य में उठाकर शीर्षासन भी करता है। फेलुदा का शरीर 1 महीने के अंदर और भी अधिक मजबूत हो गया है, इसलिए ये मानना ही होगा कि योगासन से बहुत ही फायदा हुआ। सवाल करने के बाद ही मैंने पीछे की तरफ मेज पर रखी घड़ी में वक्त देख लिया। 7:30 मिनट के बाद फेलुदा ने योगासन समाप्त कर उत्तर दिया, तू उसे पहचान नहीं सकेगा। इतनी देर के बाद इस तरह का जवाब पाकर बड़ा ही गुस्सा आया। जहां तक पहचानने की बात है, बहुतों को नहीं पहचानता हूं, मगर नाम बतलाने में दोषी क्या है? और अगर नहीं पहचानता हूं तो पहचान क्या कराए नहीं जा सकती? मैंने गंभीरता के साथ कहा, तुम पहचानते हो? फेलुदा ने भिगोया हुआ चना खाते खाते कहा, पहले पहचानता नहीं था, मगर अब जान पहचान हो गई है। कुछ दिन पहले हमें पूजा की छुट्टी मिल चुकी है। बाबूजी 3 दिन पहले काम से जमशेदपुर गए हुए हैं। घर पर अभी फेलुदा, मैं और माँ है। अब कि हम पूजा के अवसर पर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए मुझे कोई खास दुख नहीं है, क्योंकि पूजा के अवसर पर मुझे कलकत्ता ही अच्छा लगता है, खासकर फेलुदा अगर मेरे साथ रहें। आजकल शौकिया जासूस के नाम से उसे काफी प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। फलस्वरूप बीच बीच में रहस्य का पता लगाने के लिए उसकी बुलाहट होती है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। इसके पहले मैं हर रहस्य के मामले में फेलुदा के साथ रहा हूं। डर लगता है नाम अधिक फैल जाने के कारण वो एक दिन एकाएक कहीं ये न कह बैठे कि तुझे अपने साथ नहीं लूंगा, मगर अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है। मेरा विश्वास है कि वह जो मुझे अपने साथ रखता है उसके पीछे एक कारण है। संभवत उसके साथ एक कच्ची उम्र के लड़के को देखकर अनेकों उसे जासूस समझते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। जासूस अपने आप को जितना छिपाकर रख सके, उसके लिए ये बात उतनी ही लाभदायक है। फोन किसने किया, ये बात जानने की तुझे बेहद इच्छा हो रही है? यह है फेलुदा का एक तौर तरीका। वो जब समझता है कि किसी चीज को जानने के लिए मैं बहुत आग्रहशील हूं, तो उस बात को तत्काल न कहकर पहले एक सस्पेंस की सृष्टि करता है। ये बात चूंकि मैं जानता हूं, इसलिए विशेष उत्साह न दिखाते हुए मैंने कहा, फोन के साथ अगर किसी रहस्य का मामला जुड़ा हुआ हो तो जानने की इच्छा अवश्य ही होती है। बनियान पर अपनी हरी धारीदार कमीज को पहनते हुए फेलुदा ने कहा, उस आदमी का नाम है नीलमणि सान्याल। रोलैंड रोड में रहता है। बहुत जरूरी काम से मुझे बुला भेजा है। ये नहीं बताया कि जरूरत क्या है। नहीं, ये बात फोन पर कहना नहीं चाहता। आवाज से पता चला कि घबराया हुआ है। कब जाना होगा? टैक्सी से जाने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। 9 बजे अपॉइंटमेंट है, इसलिए अब 2 मिनट के अंदर निकल जाना चाहिए। टैक्सी से नीलमणि सान्याल के मकान की ओर जाते हुए मैंने कहा, बहुत तरह के शैतान आदमी हुआ करते हैं। मान लो नीलमणि सान्याल किसी मुसीबत में न हो और उसने तुम्हें किसी फंदे में डालने के लिए बुलाया हो। फेलुदा ने सड़क की ओर से बिना आंख हटाए कहा, वो रिस्क तो रहता ही है। तब इतना जरूर है कि उस तरह का आदमी अपने घर पर बुलाकर फंदे में नहीं डालेगा, क्योंकि ये उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा। इस तरह के कामों के लिए कम रुपए में ही किराए के गुंडे मिल जाते हैं। एक बात कहना भूल गया हूं, फेलुदा पिछले साल ऑल इंडिया राइफल कंपटीशन में फर्स्ट आया है। मात्र 3 महीने तक बंदूक चलाने की शिक्षा पाने के बाद
उसका निशाना इतना पक्का हो गया कि आश्चर्य लगता है। अब फेलुदा के पास बंदूक और रिवाल्वर दोनों हैं। तब इतना जरूर है कि किताब के जासूस की तरह वो हमेशा रिवाल्वर लेकर नहीं घूमता है। सच कहूं, अब तक फेलुदा को इन दो हथियारों में से एक की भी जरूरत नहीं पड़ी है। फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि कभी जरूरत होगी ही नहीं। टैक्सी जब मैडम स्क्वायर के पास आई तो मैंने पूछा, वे क्या करते हैं? ये बात तो मालूम है। फेलुदा ने कहा, वे पान खाते हैं। शायद कान से कुछ कम सुनते हैं। वो शब्द का कुछ अधिक प्रयोग करते हैं और जुकाम से कुछ परेशान हैं। इसके अलावा मुझे अधिक जानकारी नहीं है। इसके बाद मैंने उससे कुछ और पूछताछ नहीं की। नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने पर टैक्सी का किराया ₹1.70 चुकाना पड़ा। ₹2 का एक नोट निकालकर फेलुदा ने टैक्सी वाले को दिया और अपने हाथ की भंगिमा से उसे समझा दिया कि खुदरा वापस करने की जरूरत नहीं है। हम टैक्सी से उतरकर पोर्टिको के नीचे से होते हुए सामने के दरवाजे के पास पहुंचे और कॉल बेल दबाई। 2 मंजिला मकान है, बहुत बड़ा नहीं और न पुराना ही। सामने की तरफ एक बगीचा भी है, लेकिन उसमें ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो आकर्षक लगे। दरबानुमा एक व्यक्ति ने फेलुदा से विजिटिंग कार्ड ले लिया और हमें बैठक में बैठने को कहा। कमरे के अंदर जाकर जब हमने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो हम विस्मय विमुग्ध हो गए। सोफा, टेबल, गुलदस्ता, तस्वीरों और कांच की अलमारी में सजी हुई खूबसूरत चीजों ने एक खासा आकर्षक वातावरण तैयार कर दिया है। लगता है बहुत पैसा खर्च कर और दिमाग लगाकर इन चीजों को खरीदकर सजाया गया है। फेलुदा ने खुद ही उठकर जब पंखे का रेगुलेटर घुमाया, ठीक उसी क्षण एक भले आदमी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। पहनावे के रूप में स्लीपिंग सूट के पाजामे पर एक तरफा बटनदार अद्धी का कुर्ता, पांवों में हिरन के चमड़े का चप्पल और दोनों हाथों की उंगलियों में कई अंगूठियां। कद मंझला, दाढ़ी पूंछ मुड़ी हुई, सिर पर बहुत ही कम बाल, रंग मोटे तौर पर गोरा और आंखें नींद से बोझिल जैसी। देखने से लगता है अभी नींद से जगकर आ रहे हैं। उम्र कितनी होगी? 50 से ज्यादा नहीं। आपका ही नाम प्रदोष मित्र है? भले आदमी ने पूछा। आप इतने यंग हैं, ये बात मालूम नहीं थी। फेलुदा ने हेहेक करते हुए मेरी ओर इशारा किया और कहा, ये मेरा चचेरा भाई है, बड़ा ही अक्लमंद लड़का है। आप अगर चाहें तो हम लोगों की बातचीत के दौरान उसे मैं बाहर भेज दे सकता हूं। मेरा कलेजा धड़कने लगा, मगर भले आदमी ने एक बार मेरी ओर सरसरी निगाह डालते हुए कहा, रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फेलुदा की ओर मुड़कर बोले, वो आप लोग कुछ लीजिएगा, चाय या कॉफी? नहीं, हम अभी चाय पीकर ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर वक्त बर्बाद न कर यही बता रहा हूं कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। तब हां, इसके पहले मैं अपना परिचय बता दूं। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं शौकीन आदमी हूं। इसका भी अंदाज लग गया होगा कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा भी है। कहने पर आपको इस पर यकीन न होगा कि मैं न तो नौकरी करता हूं और न व्यवसाय। बपौती जायदाद का एक भी पैसा मुझे नहीं मिला है। नीलमणि बाबू ने रहस्य की सृष्टि करने की मुद्रा बनाकर चुप्पी साध ली। फिर क्या लॉटरी का पैसा मिला है? जी। फिर क्या लॉटरी वगैरह से पैसा मिला है? एग्जैक्टली। भले आदमी बच्चे की तरह चिल्ला उठे। 11 साल पहले रेंजर्स लॉटरी में जीतने के कारण एक ही बार में लगभग 2.5 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद उसी रुपए से, कुछ तो रुपए के जोर से और कुछ भाग्य के जोर से अच्छी तरह से रह रहा हूं। 8 साल पहले मैंने ये मकान बनवाया है। हो सकता है आप सोचे कि इस तरह निठल्ला रहकर जीवन कैसे जीता हूं, मगर दरअसल मैं एक काम करता हूं। बस एक ही काम,
और वो है नीलामी से सब चीजें खरीदकर घर सजाना। भले आदमी ने अपने दाहिने हाथ को उठाकर चारों तरफ सजी हुई चीजों की ओर इशारा किया। उसके बाद बोले, जो घटना घटी है उससे मेरी इन आर्टिस्टिक चीजों का कोई रिश्ता है या नहीं, कह नहीं सकता, मगर मेरे मन में संदेह हो रहा है कि रिश्ता हो भी सकता है। ये जो नीलमणि बाबू ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज के कुछ टुकड़े बाहर निकाले और फेलुदा की ओर बढ़ा दिए। फेलुदा के साथ साथ मैंने भी उन कागज के टुकड़ों को देखा। कागज के 3 टुकड़े हैं। उनमें से हर एक में लिखावट के बदले लकीरों के जरिए छोटे चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों में से कुछ साफ साफ समझ में आते हैं, जैसे उल्लू आंख, सांप, सूर्य। मुझे ये चित्र पहले से दिखे जैसे लग रहे थे कि तभी फेलुदा ने कहा, ये सब तो हीरोग्लिफिक जैसा लगता है। भले आदमी ने सकते में आकर कहा, जी। फेलुदा ने कहा, पुराने जमाने में इजिप्शियनों ने जिस लिखावट की ईजाद की थी, ये उसी तरह के जैसा लग रहा है। ये बात है? हूं। मगर इस लिखावट को पढ़ ले, ऐसा आदमी कलकत्ते में है या नहीं, कहना मुश्किल है। भले आदमी का चेहरा थोड़ा बुझ गया और बोले, फिर जो चीज हर 2 दिन के बाद डाक के जरिए मेरे नाम से आती है, उसका अगर अर्थबोध न हो तो बहुत ही परेशानी में डालने वाली बात होगी। मान लीजिए ये सब अगर सांकेतिक धमकियां हों, कोई मेरी हत्या करना चाहता हो और मुझे डरा रहा हो। कुछ एक क्षण चुप रहने के बाद फेलुदा ने कहा, आपके यहां जो जो चीजें सजी हुई हैं, उनके बीच कोई इजिप्शियन चीज है? नीलमणि बाबू ने हंसकर कहा, मेरी कौन सी चीज कहाँ की है, ये बात मैं भी अच्छी तरह नहीं जानता। खरीदता इसलिए हूं कि मेरे पास पैसा है। दूसरी बात है, और लोगों को खरीदते देखता हूं, इसलिए मैं भी खरीदता हूं। मगर आपकी इतनी चीजों के बीच ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे फालतू कहा जाए। इन चीजों को जो भी देखेगा आपको पूरे तौर पर पारखी ही कहेगा। भले आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जानते हैं बात क्या है? इन मामलों में अगर कोई चीज ऐसी होती है जिसकी जानकारी सभी को हो तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। पैसा जब है तो मैं वैसी चीज क्यों न खरीदूं जो सबसे बेहतरीन हो। बहुतेरे बड़े बड़े ग्राहकों से ऊंची बोली बोलकर नीलामी में मैंने ये सब चीजें खरीदी है, इसलिए मेरे पास अगर बेहतरीन चीजें हैं तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं। आपको ये पता है या नहीं कि आपके पास मिस्र की कोई चीज है? नीलमणि बाबू सोफे से उठकर कांच की एक अलमारी की ओर गए और उसके ऊपर के ताक से बित्ते भर की लंबी एक मूर्ति उतारकर फेलुदा को दी। हरे पत्थर की मूर्ति है, उस पर विविध रंगों के चमकते नग जड़े हुए हैं। 2-4 जगहों में सोना भी है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि मूर्ति का शरीर यद्यपि आदमी की तरह है, मगर उसका चेहरा सियार के जैसा है। इसे मैंने 10 दिन पहले एराटून ब्रदर्स की नीलामी में खरीदा है। शायद ये। फेलुदा ने मूर्ति पर एक बार सरसरी निगाह दौड़ाकर कहा, एनुबिस। एनुबिस? ये एनुबिस क्या है? फेलुदा ने मूर्ति को सावधानी से उलट पुलट कर उसे नीलमणि बाबू के हाथ में वापस करते हुए कहा, एनुबिस था प्राचीन मिस्र का गॉड ऑफ द डेड, मृत आत्माओं का देवता। आपको ये बेहतरीन चीज मिली है। मगर भले आदमी की आवाज में भय का पुट था, इस मूर्ति से इन चिट्ठियों का कोई संबंध है? मैंने इसे खरीदकर कोई गलती की है? इसे छीन लेने के लिए कोई धमकियां दे रहा है? फेलुदा ने सिर हिलाकर कहा, यह कहना मुश्किल है। चिट्ठियों का आना कब से शुरू हुआ है? पिछले सोमवार से, यानी मूर्ति खरीदने के बाद से ही। हां, लिफाफे आपके पास है? नहीं, फेंक दिए। रखना ही संभवत उचित था। मगर लिफाफे बिल्कुल मामूली थे। मामूली टाइपराइटर से ही पता लिखा गया था। एल्गिन रोड पोस्ट ऑफिस की मुहर थी। ठीक है। फेलुदा उठकर खड़ा हो गया।
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी कोई कार्रवाई की जाए। सेफ साइड में रहने के लिए इतना ही कीजिएगा कि मूर्ति को अलमारी में रखने के बजाय अपने हाथ के पास रखिएगा। हाल में एक आदमी के घर से इस तरह की चीजों की चोरी हो गई है। ऐसी बात है? हाँ, एक सिंधी सज्जन के घर से। जहां तक मुझे मालूम है, चोर अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। हम कमरे से निकलकर बाहर लैंडिंग में चले आए। फेलुदा ने कहा, आपसे मजाक कर सकता हो? ऐसा कोई व्यक्ति आपको याद आ रहा है? भले आदमी ने सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं। पुराने मित्रों से बहुत दिनों से संपर्क टूट चुका है। और शत्रु? भले आदमी कुछ एक क्षणों तक चुप रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, धनी आदमी का शत्रु हमेशा ही है। लेकिन शत्रु कहकर कोई अपना परिचय नहीं देता। आमने सामने मुलाकात होने पर सभी सम्मान के साथ बातचीत करते हैं। आपने बताया था कि मूर्ति आपने नीलामी में खरीदी है। हाँ, एराटून ब्रदर्स की नीलामी में। उस पर और किसी को लोभ था? ये बात सुनकर वे अचानक तनिक उत्तेजना में आ गए और हाथ मलने लगे। उसके बाद बोले, आपने ये बात पूछकर मेरी चिंता के एक नए पहलू को उजागर कर दिया। नीलामी के दौरान एक सज्जन से मेरी कई बार होड़ लग चुकी है। उस दिन भी यही बात हुई थी। वे कौन है? प्रतुल दत्त। क्या काम करते हैं? शायद वकील थे। रिटायर हो चुके हैं। उस दिन हम दोनों में अंतन तक होड़ लगी रही। उसके बाद जब मैंने 12,000 कहा तो वे चुप हो गए। याद है, नीलामी के बाद जब मैं बाहर आकर गाड़ी पर बैठा, अचानक उनसे मेरी आंखें मिल गई। उनकी दृष्टि मुझे कतई अच्छी नहीं लगी। आई सी। हम नीलमणि बाबू के घर से बाहर निकल आए। गेट की तरफ चहलकदमी करते हुए फेलुदा ने पूछा, इस मकान में आप लोग बहुत से आदमी रहते हैं? नीलमणि बाबू ने हंसकर कहा, आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरे जैसा अकेला आदमी आपको कलकत्ते में शायद ही मिलेगा। ड्राइवर, माली, 2 पुराने विश्वसनीय नौकर और मैं, बस इतने ही जने हैं। फेलुदा के इसके बाद वाले प्रश्न की उन्होंने कतई प्रत्याशा नहीं की थी। इस घर में क्या कोई लड़का रहता है? एक क्षण तक वे अवाक खड़े रहे। उसके बाद एक कहकहा लगाते हुए कहा, देख रहे हैं ना, मैं तो भूल ही गया था। दरअसल आदमी कहने से मैं बालिगों के बारे में सोच रहा था। 10 एक दिनों से मेरा भांजा झंटू यहां आकर ठहरा हुआ है। उसके पिताजी व्यवसाय करते हैं। ये अभी उस दिन की ही बात है कि वे जापान चले गए। झंटू को मेरे पास छोड़ गए हैं। वो बेचारा यहां आते ही इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ गया है। उसके बाद एकाएक फेलुदा की ओर देखते हुए बोले, आपको बच्चों की बात कैसे याद आई? फेलुदा बोला, बैठक में एक अलमारी के कोने से एक पतंग झांक रही थी। उसी को देखकर नीलमणि बाबू का नौकर टैक्सी लाने गया था। टैक्सी रोड़े बिछी सड़क से कड़कड़ आवाज करती हुई पोर्टिंको के नीचे आकर खड़ी हुई। फेलुदा ने टैक्सी में बैठने के समय कहा, अगर कोई संदेहजनक बात हो तो मुझे फौरन सूचित कीजिएगा। अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की जाए। घर वापस जाते वक्त मैंने फेलुदा से कहा, सियार देवता का चेहरा कितना डरावना लगता है। फेलुदा ने कहा, आदमी के धड़ में किसी भी चीज का सिर जोड़ देने से वो डरावना लगने लगता है। ये बात सिर्फ सियार के साथ ही नहीं है। मैंने कहा, पुराने इजिप्शियन देवता मूर्ति घर में रखना तो बड़ा ही खतरनाक है। तुमसे ये किसने कहा? वाह, तुम्ही ने तो कहा था। बिल्कुल नहीं। मैंने यही कहा था कि जिन पुरातत्ववेत्ताओं ने मिट्टी खोदकर प्राचीन इजिप्शियन मूर्तियां बाहर निकाली हैं, उनमें से कुछ एक की हालत बदतर हो गई है। हाँ, वो जो एक गोरा था, उसकी तो मौत हो ही गई थी। क्या तो था उसका नाम? लॉर्ड कार्नावन। और उसका कुत्ता? कुत्ता उसके साथ नहीं था। कुत्ता विलायत में था। साहब इजिप्ट में था। तूतन खामिन की कब्र खोदकर
मूर्तियां निकालने के कुछ दिन बाद ही कारनारवन भयंकर बीमारी की चपेट में पकड़कर मर गया। उसके बाद खबर मिली कि जिस वक्त साहब की मृत्यु हुई, ठीक उसी वक्त बिना किसी बीमारी के रहस्यमय ढंग से हजारों मील दूर उसका कुत्ता भी मौत के मुंह में समा गया। प्राचीन इजिप्ट की किसी चीज पर जैसे ही मेरी नजर पड़ती है, फेलुदा से सुनी हुई इस अजीब घटना की मुझे याद आ जाती है। सियार देवता की एनबिस की मूर्ति भी किसी आदम के जमाने के इजिप्शियन बादशाह की कब्र से आई है। नीलमणि बाबू क्या ये सब नहीं जानते? जान सुनकर विपत्ति को बुलाने के पीछे कौन सा मजा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे दिन भोर 5:45 बजे हमारे घर में अखबार के बंडल के गिरने के साथ ही टेलीफोन घनघना उठा। मैं फोन उठाकर हेलो कहकर दूसरी तरफ की बात सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तभी फेलुदा ने फोन मेरे हाथ से ले लिया। एक एक कर 3 बार हो, 2 बार ओ और 1 बार अच्छा ठीक है कहकर उसने फोन को नीचे रख दिया और भर्राई आवाज में कहा, एनबिस गायब हो गया है, अभी तुरंत चलना है। सुबह ट्रैफिक कम रहने के कारण नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने में 7 मिनट लगे। टैक्सी से उतरते ही देखा नीलमणि बाबू अपने चेहरे पर बेचैनी का भाव लिए मकान के बाहर हम लोगों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। फेलुदा पर नजर पड़ते ही बोले, नाइटमेयर के बीच से गुजरा हूं जनाब। इस तरह का हॉरिबल अनुभव मुझे कभी न हुआ था। हम इस बीच बैठक में आ चुके थे। भले आदमी ने हमारे बैठने के पहले ही बैठकर अपनी कलाइयां दिखाई। देखा, आदमी जहां घड़ी पहनते हैं उससे ठीक नीचे रस्सी का दाग लगा हुआ है और उनके दोनों हाथ लाल हो गए हैं। फेलुदा ने कहा, बात क्या है? भले आदमी ने दम लेकर भर्राई आवाज में कहना शुरू किया, आपके कहे अनुसार कल मूर्ति को सोने के कमरे में ले जाकर तकिए के नीचे रख दिया था। अब लगता है वो जहां थी वही अगर पड़ी रहती तो कम से कम शारीरिक यातना तो नहीं भोगनी पड़ती। खैर, मूर्ति को सिर के नीचे रखकर मैं मजे में सोया हुआ था कि तभीपता नहीं। रात के कितने बजे होंगे? बहुत ही बुरी हालत में मेरी नींद टूट गई। देखा, किसी ने कसकर मेरा मुंह अंगोछे से बांध दिया है। गले से आवाज निकलने के रास्ते को बंद देखकर मैंने अपने हाथ से अड़चन डालने को कोशिश की और ठीक उसी वक्त मेरी समझ में ये बात आई कि अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के शिकंजे में फंस गया हूं। बात की बात में मेरा हाथ पीछे की ओर उमेट दिया। उसके बाद फिर तकिए के नीचे से मूर्ति लेकर चलता बना। भले आदमी दम लेने के लिए कुछ क्षण तक खामोश रहे। उसके बाद बोले, शायद 3 घंटे तक हाथ बंधे जैसी हालत में पड़ा रहा। पूरे शरीर में झिनझिनी समा गई थी। सुबह मेरा नौकर नंदलाल जब चाय लेकर आया तो मुझे उस हालत में देखकर उसने डोरी खोल दी और मैंने फौरन आपको फोन किया। देखा, फेलुदा के चेहरे का भाव बदल गया है। वह सोफा छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक बार आपका कमरा देखना चाहता हूं और जरूरत पड़ी तो आपके मकान की तस्वीरें लूंगा। कैमरा भी फेलुदा के झक्कीपन में शुमार है। नीलमणि बाबू हमें 2 मंजिले के अपने सोने के कमरे में ले गए। कमरे के अंदर घुसते ही फेलुदा ने कहा, खिड़की में सलाख नहीं है। भले आदमी ने सिर हिलाकर कहा, मत कहिए, विलायती तरीके का मकान है न, और मेरे साथ बात यह है कि मैं खिड़की बंद कर सो ही नहीं पाता। फेलुदा ने खिड़की से गर्दन बढ़ाकर नीचे की ओर देखते हुए कहा, बहुत आसान बात है। पाइप है, कार्निश है, कोई भी जवान आदमी खिड़की से कमरे के अंदर आ सकता है। उसके बाद फेलुदा ने कमरे के चारों तरफ भली भांति देखकर और तस्वीरों को उलट पुलट कर देखते हुए कहा, अब मकान के बाकी हिस्से को भी घूम फिरकर देखना चाहता हूं। नीलमणि बाबू ने पहले 2 मंजिला दिखाया। बगल के कमरे में एक खाट पर 12-13 साल के एक लड़के को गले तक रजाई ओढ़कर पड़े देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं
और देखने से लगता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समझ गया, यही झंटू है, नीलमणि बाबू ने कहा। कल ही डॉक्टर बोस झंटू की नींद की दवा दे गए हैं, इसीलिए रात में उसके कानों में कोई आवाज नहीं पहुंची थी। 2 मंजिले के और 2 कमरों को देखकर और 1 मंजिले के कमरों पर सरसरी निगाह दौड़ाकर हम बाहर चले आए। नीलमणि बाबू के कमरे की खिड़की के नीचे कई फूलों के टब देखे, जिनमें पाम जैसे पेड़ लगे हुए हैं। फेलुदा ये देखने लगा कि टबों के अंदर कुछ है या नहीं। शुरू के 2 टबों में उसे कुछ भी न मिला। तीसरे के पत्तों के अंदर टटोलने पर टीन का एक छोटा डिब्बा मिला। उसके ढक्कन को खोलकर नीलमणि बाबू की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस मकान का कोई आदमी सूंघनी का सेवन करता है? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर ना जताया। फेलुदा ने डिब्बे को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। अब की नीलमणि बाबू ने बहुत ही उदासी भरे स्वर में कहा, मिस्टर मित्तर, और कोई बात नहीं, एक मूर्ति चली गई, न होगा तो दूसरी खरीद लूंगा, मगर एक डाकू मेरे घर पर आकर मुझ पर जोरजुन करके चला जाए, ये बात बर्दाश्त के बाहर है। आपको इसका कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। आप अगर उस आदमी को पकड़वा दें तो मैं आपको वो, यानी और क्या, पारिश्रमिक, हाँ, पारिश्रमिक यानी रिवार्ड दूंगा। फेलुदा ने कहा, रिवार्ड कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिएगा, मगर मैं इस काम की जिम्मेदारी जो अपने माथे पर ले रहा हूं, उसका प्रधान कारण यह है कि इस तरह की खोजबीन के पीछे एक चैलेंज है, आनंद है। यह बात सुनकर मुझे लगा, बड़ी बड़ी जासूसी कहानियों में जासूस लोग जिस तरह की बातें कहते हैं, फेलुदा ने भी वैसी ही बातें कही है। इसके बाद लगभग 10 मिनटों तक फेलुदा ने नीलमणि बाबू के ड्राइवर गोविंद, नौकर नंदलाल और 5 तथा माली नटवर से बातें की। सभी ने बताया कि रात में उन्होंने कुछ अस्वाभाविक घटते हुए नहीं देखा है। बाहरी आदमी में सिर्फ डॉक्टर बोस रात को 9 बजे झंटू को देखने आए थे। नीलमणि बाबू संभवत एक बार मुखर्जी के दवाखाने से दवा लेने के लिए बाहर निकले थे। लौटती बार में जरा अनमना था। अचानक ध्यान में आया, टैक्सी हमारे घर के रास्ते को छोड़कर कहीं दूसरी ओर ही जा रही है। फेलुदा को गंभीर पाकर उससे मैंने कुछ और पूछताछ नहीं की। टैक्सी फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक मकान के सामने रुकी। देखा, मकान के सदर दरवाजे के ऊपर साइन बोर्ड पर बड़े बड़े रुपहले अक्षरों में लिखा, हैरट ब्रदर्स ऑक्शनियर्स। यही नीलामी की दुकान है। मैंने कभी नीलाम घर नहीं देखा था। पहली बार देखकर मैं अचंभे में आ गया। इतनी तरह की अजूबा चीजें एक साथ कभी देखने का मौका नहीं मिला था। फेलुदा का काम 2 मिनटों में निपट गया। प्रतुल दत्त का पता है 7/1 लवलक स्ट्रीट। मैंने मन ही मन सोचा, प्रतुल दत्त के घर पर जाने पर भी फेलुदा को अगर निराश होना पड़ा तो फिर उसके लिए कहीं जाने का रास्ता नहीं रह जाएगा। इसका मानी यही कि फेलुदा को हार स्वीकार करनी पड़ेगी, और तब मेरी क्या हालत होगी मालूम नहीं, क्योंकि अब तक फेलुदा को कहीं हार स्वीकार नहीं करनी पड़ी है। वो किसी मामले में हर तरफ से निराश होकर मुंह लटकाए बैठा हो। इस दृश्य की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है जल्द ही उसे किसी सुराग का पता चल जाएगा। हालांकि मुझे अभी अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। दोपहर के समय खाना खाते खाते मैंने कहा, इसके बाद? उसने चावल के ढेर पर एक गड्ढा बनाकर उसमें एक कटोरा मूंग की दाल डाली और कहा, इसके बाद मछली, फिर चटनी, फिर दही, उसके बाद पानी पीकर मुंह धोऊंगा, फिर एक बीड़ा पान खाऊंगा, उसके बाद एक जगह फोन कर आधे घंटे तक नींद लेता रहूंगा। इन सबों में टेलीफोन ही मेरे लिए सबसे दिलचस्प खबर है, इसीलिए मैं उसी के इंतजार में बैठा रहा। डायरेक्टरी से मैंने प्रतुल दत्त का नंबर खोजकर निकाल दिया था। नंबर डायल कर हेलो कहने के समय फेलुदा ने अपनी आवाज को बिल्कुल बदलकर एक बूढ़े आदमी की जैसी आवाज बना ली। फोन पर जो बातें हुई उनमें से एक ही तरफ की बातें मैं सुन सका था। उसको यहां जोंकात्यो लिख रहा हूं। हेलो, मैं नागतला से बोल रहा हूं।
जी, मेरा नाम है जयनारायण बागची। मुझे प्राचीन कारुकारे के शिल्पों के प्रति गहरी दिलचस्पी है। इस पर मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूं। हाँ, जी हाँ, आपके संग्रह के बारे में सुन चुका हूं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया मुझे अपनी कुछ चीजें देखने का अवसर प्रदान करें। नहीं नहीं, मैं पागल हूं क्या? अच्छा, हाँ जरूर। अनेकानेक धन्यवाद। नमस्कार। टेलीफोन से बातचीत करना समाप्त कर फेलुदा ने कहा, उनके घर पर सफेदी हो रही है, इसलिए चीजों को हटाकर रख लिया है। तब हाँ, शाम को चले तो देखने का मौका मिलेगा। मैं एक बात कहे बिना चुप नहीं रह सका। प्रतुल बाबू ने अगर सचमुच एनबिस की मूर्ति की चोरी की होगी तो उसे वे हमें दिखाएंगे नहीं। फेलुदा ने कहा, अगर तेरी तरह बेवकूफ होंगे तो दिखा भी सकते हैं। संभावना इस बात की है कि दिखाएंगे नहीं। मैं मूर्ति नहीं, उस आदमी को देखने जा रहा हूं। फेलुदा ने जैसा कहा था, टेलीफोन करने के बाद ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। फेलुदा में एक आश्चर्यजनक क्षमता है, और वो ये कि अपनी जरूरत के अनुसार वो किसी भी समय थोड़ी देर तक सो ले सकता है। सुना है नेपोलियन में भी ये क्षमता थी। वो लड़ाई के मैदान में जाने के पहले घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे नींद लेकर अपने बदन को तरोताजा कर लिया करता था। मेरे पास करने के लिए कोई खास काम नहीं था, इसीलिए फेलुदा के आले से इजिप्शियन आर्ट की एक पुस्तक निकालकर मैं उसे उलट पुलट कर देख रहा था। तभी किंकिंग कर फोन बज उठा। मैं दौड़ता हुआ बैठक के अंदर गया और फोन उठा लिया। हेलो। कुछ देर तक किसी की आवाज नहीं आई। हालांकि ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि कोई फोन पकड़े हुए है। मेरी छाती धड़कने लगी। लगभग 10 सेकंड के बाद एक गंभीर और कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, प्रदोष मित्र हैं? मैंने थूक निगल कर कहा, वे सो रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? फिर कई मिनटों तक चुप्पी रेंगती रही। उसके बाद सुनाई पड़ा, ठीक है, आप उनसे कह दीजिएगा कि मिस्र के देवता को जहां जाना था वहीं चला गया है। प्रदोष मित्र इस मामले में दखलंदाजी करने नहीं आए, क्योंकि उससे किसी का कोई उपकार नहीं होने जा रहा है, बल्कि अनिष्ट होने की ही ज्यादा संभावना है। उसके बाद खट से फोन रखने की आवाज आई। फिर चुप्पी छा गई। पता नहीं मैं कब तक फोन पकड़े और सांस रोके बैठा रहा। अचानक फेलुदा की आवाज कानों में आई और मैंने रिसीवर को यथास्थान रख दिया। कौन फोन कर रहा था? मैंने फोन से जो कुछ सुना था बता दिया। फेलुदा गंभीर चेहरा लिए भौहें सिकोड़कर सोफे पर बैठते हुए बोला, तू अगर मुझे बुला लेता, मैं क्या करता? कच्ची नींद में जगा देने से तुम बिगड़ उठते हो। उस आदमी के गले की आवाज किस तरह की थी? गंभीर और घरघराती जैसी। खैर, अभी चलकर एक बार प्रतुल दत्त का चेहरा देख आओ। लग रहा था थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ रही है। अब फिर धुंधलापन तैरने लगा है। 6 बजने में जब 5 मिनट बाकी थे, हम प्रतुल दत्त के मकान के फाटक के सामने टैक्सी से नीचे उतरे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पिताजी भी इस वक्त हमें देखकर पहचान नहीं सकते थे। फेलुदा एक 60 साल के बूढ़े के भेष में सजा हुआ है। खिचड़ी दाढ़ी, आंखों पर मोटे कांच का चश्मा, बदन पर काले रंग का बंद गले का कोट, घुटने तक उठी हुई धोती और मोजे के ऊपर बाटा के भूरे रंग के कैड्स जूते। आधा घंटे तक कमरे का दरवाजा बंद कर उसने मेकअप किया और बाहर निकलकर कहा, तेरे लिए 2-3 चीजें रखी हुई हैं, चटपट पहन ले। मैंने अवाक होकर कहा, मुझे भी मेकअप करना है? बेशक। 2 मिनटों में ही मेरे सिर पर छोटे छोटे बालों वाला एक विग और नाक पर एक चश्मा लग गया। उसके बाद फेलुदा ने एक पेंसिल से मेरे बालों को बिखेर दिया। उसके बाद कहा, तू मेरा भांजा है,
तेरा नाम है सुबोध, यानी तू शांत शिष्ट पूंछदार भला मानस है। वहां अगर कुछ बोला तो घर लौटते ही तमाचे और थप्पड़ से तेरा स्वागत किया जाएगा। प्रतुल बाबू के मकान में सफेदी का काम करीब करीब खत्म हो चुका है। मकान की डिजाइन देखकर पता चल जाता है कि वो कम से कम 25-30 साल पुराना है। नए रंग के कारण खिड़की, दरवाजे, दीवार इत्यादि झिलमिला रहे हैं। फाटक के अंदर घुसते ही देखा, बाहर एक खुले बरामदे पर बेंत की कुर्सी पर एक मध्य वयस्क आदमी बैठे हुए हैं। हमें अपनी ओर आते देखकर भी वे कुर्सी से नहीं उठे। शाम के धुंधलके में भी ये पता चल गया कि उनका चेहरा खासा गंभीर है। फेलुदा ने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए अपने नए बुढ़ापे की धीमी आवाज में कहा, क्षमा करें। आप ही क्या प्रतुल बाबू हैं? भले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, हां, मैं ही जयनारायण बागची हूं। मैंने ही आज दोपहर आपको फोन किया था। ये है मेरा भांजा सुबोध। भांजे को अपने साथ क्यों ले आए? इसके बारे में तो आपने फोन पर कुछ कहा नहीं था। मेरे सिर पर का विक खुजलाने लगा। फेलुदा ने अपनी आवाज को अत्यंत मीठी बनाते हुए कहा, वो चित्र बनाना सीख रहा है इसीलिए। भले आदमी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। आप लोग मेरी चीजें देखना चाहते हैं, इसमें मुझे कुछ आपत्ति नहीं। तब हटाकर रखी हुई तमाम चीजों को खींच खांच कर बाहर निकालना पड़ा है। बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी। एक तो यूं ही घर पर रात दिन मिस्त्रियों का झमेला लगा रहता है। इसे ठेलो, उसे हटाओ। चारों तरफ कच्चा रंग है। रंग की गंध भी बर्दाश्त नहीं होती। सारी झंझटें चुक जाए तो सांस लेने का मौका मिले। आइए अंदर। वो आदमी भले ही अच्छा न लगा हो, परंतु अंदर जाकर उनकी चीजों को देखते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया। फेलुदा ने कहा, देख रहा हूं आपके पास मिस्र की शिल्पकला का खासा अच्छा संग्रह है। सो है, कुछ चीजें कैरो में खरीदी हैं और कुछ यहां ऑक्शन में। देखो भैया सुबोध, अच्छी तरह से देख लो। फेलुदा ने मेरी पीठ में चिकौटी काटकर मुझे चीजों की ओर धकेल दिया। तरह तरह के देवी देवता है, देख लो। ये जो बाज है वह भी देवता ही है। ये जो उल्लू है वह भी देवता ही है। देखो, मिस्र में कितनी तरह की चीजों की लोगबाग पूजा उपासना किया करते थे। प्रतुल बाबू ने सोफे पर बैठकर चुरुट सुलगाया। न जाने एकाएक मुझे क्या विचार आया कि मैं बोल उठा, सियार देवता नहीं है। मामा जी, इस सवाल से प्रतुल बाबू को जैसे एक धक्का लगा हो। वे बोले, चुरुट की क्वालिटी फील कर गई है। पहले इतना कड़ा नहीं हुआ करता था। फेलुदा ने पहले की तरह ही महीन आवाज में कहा, मेरा भांजा एनबिस के बारे में कह रहा है। कल ही उसे इसके बारे में बताया था। प्रतुल बाबू अचानक झुंझला उठे। हो, एनुबिस स्टूपिड फूल। जी। फेलुदा ने अचकचाकर प्रतुल बाबू की ओर देखा। एनुबिस को आप मूर्ख कह रहे हैं? एनबिस को नहीं कह रहा हूं। उस दिन नीलामी के समय उस आदमी को मैं पहले भी देख चुका हूं। ही इज ए फूल। उसकी बिडिंग का कोई हिसाब ही नहीं रहता। एक बहुत की खूबसूरत मूर्ति थी। ऐसी एब्सर्ड बोली बोला कि उससे ज्यादा बोलना मुश्किल था। पता नहीं उतना पैसा कहां से लाता है। फेलुदा ने चारों तरफ एक बार फिर से सरसरी निगाह दौड़ाते हुए उन्हें नमस्कार किया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े ही भले आदमी हैं। आपका शिल्पों का संग्रह देखकर बेहद खुशी हुई। ये सब चीजें 2 मंजिले पर थी। अब हम नीचे की ओर चल दिए। सीढ़ियां उतरते हुए फेलुदा ने कहा, आपके यहां और कौन कौन? पत्नी है, लड़का विदेश में रहता है। प्रतुल दत्त के घर से निकलने के बाद जब हम टैक्सी के लिए आगे बढ़े तो ये बात समझ में आई कि मोहल्ला कितना निर्जन है। अभी 7 भी नहीं बजे हैं।
फिर भी सड़क पर राहगीर नहीं के बराबर है। दो भिखमंगे बच्चे श्यामा संगीत गाते हुए आ रहे हैं। हम जब उनके करीब पहुंचे तो पता चला कि उनमें से एक गीत गा रहा है और दूसरा बाजा बजा रहा है। लड़के का गला बड़ा ही मधुर है। फेलुदा उसके स्वर से स्वर मिलाकर गाने लगा। बोलो मां तारा जाओ, मैं कहा, कोई न मेरा है शंकरी यहां। बालीगंज के सर्कलू रोड से चहलकदमी करते वक्त हमारी दृष्टि एक भागती हुई टैक्सी पर पड़ी। फेलुदा ने आवाज देकर उसे रोका। जब हम टैक्सी के अंदर बैठने लगे तो बूढ़े ड्राइवर को फेलुदा की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हुए पाया। इस मरियल बूढ़े के गले से नौजवान के गले की जैसी तेज आवाज कैसे निकली थी? शायद वो यही सोच रहा था। दूसरे दिन सुबह जब टेलीफोन बजा, मैं बाथरूम के अंदर दांत साफ कर रहा था, इसलिए फेलुदा ने ही फोन का रिसीवर उठाया। पूछने पर पता चला कि नीलमणि बाबू ने एक सूचना देने के लिए फोन किया था। कल प्रतुल बाबू के घर में भी डकैती हो गई। ये खबर अखबार में भी छपी है। रुपया पैसा नहीं गया है। डकैत सिर्फ कुछ एक प्राचीन काटकारे की चीजें ले गए हैं। 8-10 छोटी छोटी चीजें। उनकी कीमत कुल मिलाकर 20-25 हजार रुपए से कम न होगी। पुलिस ने खोज पड़ताल शुरू कर दी है। प्रतुल बाबू के घर पर सुबह सुबह पुलिस से साक्षात्कार होना और उनके बीच फेलुदा का परिचित आदमी मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम जब वहां पहुंचे तो 7:15 बज चुके थे। आज मैंने मेकअप नहीं किया है। फेलुदा अपना जापानी कैमरा अपने साथ लाना भूला नहीं था। हम कुल मिलाकर गेट के अंदर पहुंचे ही होंगे कि तभी एक प्रसन्न मुख, मोटा सोटा चश्मा लगाए हुआ आदमी, शायद इंस्पेक्टर या कुछ वैसा ही होगा, फेलुदा पर नजर पड़ते ही उसके पास बढ़ाया और उसकी पीठ पर एक घौल जमाते हुए बोला, क्या हालचाल है फेलू मास्टर? लगता है गंध मिलते ही आकर हाजिर हो गए। फेलुदा ने विनम्रता के साथ हंसते हुए कहा, क्या करूं, हमारा तो यही काम है। काम मत कहो, काम तो है हम लोगों का। तुम लोगों का ये शौक है। कहो, ठीक कह रहा हूं ना? फेलुदा ने इस बात का उत्तर न देकर कहा, कुछ पता चला? बर्गलरी केस है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इतना जरूर है कि भले आदमी बहुत ही अपसेट है। अपना सिर पीटते हुए बस इतना ही कहते हैं कि कल एक बूढ़ा आदमी एक छोकरे के साथ उनकी चीजें देखने आया था। उनकी धारणा है कि इस बर्गलरी के पीछे दोनों का हाथ है। ये बात सुनते ही मेरा गला सूखने लगा। फेलुदा वास्तव में बीच बीच में बड़ा ही बेढप काम कर बैठता है, मगर फेलुदा में घबराहट का नामो निशान नहीं था। वो बोला, फिर उस बूढ़े का पता चलते ही चोर पकड़ में आ जाएगा। ये तो बड़ा ही आसान मामला है। मोटे पुलिस के अफसर ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो, एक बारगी उपन्यास के खांटी जासूस की तरह। वाह! उनसे इजाजत लेकर फेलुदा और हम कमरे की ओर बढ़ गए। प्रतुल बाबू को आज भी उसी बरामदे पर बैठे हुए देखा। वे इतने अन्ने थे कि हमें देखकर भी जैसे नहीं देख रहे थे। किस कमरे से चोरी हुई है, देखोगे? मोटे पुलिस अफसर ने पूछा। चलिए, कल शाम हम 2 मंजिले के जिस कमरे में गए थे, आज भी हमें उसी के अंदर जाना पड़ा। किसी और चीज की ओर आंखें दौड़ाए बगैर फेलुदा सीधे बालकनी की ओर चला गया। बालकनी से झुककर नीचे की ओर देखते हुए बोला, हूं, पाइप से अनायास ऊपर चढ़ा जा सकता है। मोटे पुलिस अफसर ने कहा, हां, चढ़ा तो जा सकता है। और जानते हो, परेशानी की बात यह है कि दरवाजे का रंग कच्चा रहने के कारण उसे 2 दिनों से बंद नहीं किया जाता था। चोरी किस वक्त हुई है? रात 9:45 बजे। पहले पहल इसका पता किसे चला? इनका एक पुराना नौकर उसी तरफ एक कमरे में बिस्तर बिछा रहा था। आवाज सुनकर वो वहां देखने गया।
तब कमरे में अंधेरा फैला था। बत्ती जलाने के पहले ही उस पर एक जोरों का घूंसा पड़ा और वो बेहोश हो गया। उसी मौके से लाभ उठाकर चोर चंपत हो गया। फेलुदा की भौहों में सिकुड़न पड़ गई। बोला, एक बार उस नौकर से बातचीत करना चाहता हूं। नौकर का नाम वंशलोचन है। घूंसे के कारण उसे जिस यातना और भय का सामना करना पड़ा था, उनमें से दोनों चीजें अब तक बरकरार हैं। फेलुदा ने पूछा, दर्द कहाँ है? नौकर ने करहाते हुए कहा, पेट में। पेट में? ऐसा पेट में मारा था? हाथ में कितनी ताकत थी! बाप रे बाप! ऐसा महसूस हुआ जैसे पेट पर किसी पत्थर की चोट पड़ी हो, और उसके बाद ही आंखों के सामने अंधेरा तेरा आया। तुम्हें आवाज कब सुनाई पड़ी थी? उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? मैंने टाइम नहीं देखा था, बाबू। तब मैं मांझी के कमरे में बिस्तर बिछा रहा था। 2 बच्चे मिलकर कीर्तन गा रहे थे और मैं सुन रहा था। मांझी पूजा घर में थी। वे बोली, बच्चे को जाकर पैसा दे दो। मैं जाने जाने को था ही कि तभी बाबू के कमरे से बर्तन गिरने की जैसी आवाज आई। सोचा, कोई वहां है नहीं, फिर भी चीजों के गिरने की आवाज क्यों आ रही है? इसलिए मैं देखने गया और कमरे के अंदर जाते ही वंशलोचन इसके बाद कुछ कह नहीं सका। सब कुछ सुनने के बाद लगा, हमारे जाने के बाद 1 आध घंटे के अंदर ही चोर वहां पहुंचा होगा। मैंने सोचा, फेलुदा शायद और कुछ पूछताछ करे, मगर अंतत वो कुछ नहीं बोला। मोटे पुलिस अफसर को धन्यवाद देकर हम कमरे से बाहर निकल आए। बाहर सड़क पर आते ही फेलुदा के चेहरे पर एक परिवर्तन आ गया। इस चेहरे को मैं पहचानता हूं। फेलुदा को कोई रास्ता दिख गया है और उस रास्ते पर चलते ही रहस्य का समाधान मिल जाएगा। हमारे निकट से होती हुई टैक्सी गुजर गई, मगर फेलुदा ने उसे नहीं रोका। हम दोनों पैदल चलने लगे। फेलुदा की देखा देखी मैं भी सोचने लगा, परंतु बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया। प्रतुल बाबू चोर नहीं है, इसका साफ साफ पता चल जाता है। हालांकि प्रतुल बाबू जवान जैसे दिखते हैं और उनकी आवाज में एक बुलंदी है, मगर यह बात फिर भी मुमकिन जैसी नहीं लग रही थी कि प्रतुल बाबू एक पाइप से चढ़कर 2 मंजिले पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए बहुत कम उम्र के आदमी की जरूरत पड़ती। फिर चोर कौन है और फेलुदा किस चीज के बारे में इतनी तल्लीनता से सोच रहा है? कुछ देर तक पैदल चलने के बाद हम नीलमणि बाबू की दीवार के पास पहुंच गए। दीवार को अपनी बाईं ओर छोड़कर फेलुदा आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर के बाद दीवार बाईं ओर मुड़ गई है। फेलुदा मुड़ गया और उसके साथ साथ मैं भी। इस ओर रास्ता नहीं है, घास पर से होकर चलना पड़ता है। मुड़ने के बाद 18 या 19 कदम चला हूंगा कि फेलुदा एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया और दीवार के एक हिस्से को बड़े गौर के साथ देखने लगा। उसके बाद बिल्कुल करीब जाकर उस जगह की एक फोटो खींची। देखा, वहां एक भूरे रंग की हाथ की छाप है। पूरे हाथ की नहीं, 2 उंगलियों और हथेली के कुछ अंश की। मगर उससे पता चल जाता है कि ये बच्चे के हाथ की छाप है। अब हम जिस रास्ते से वहां गए थे, उसी रास्ते से लौटकर फाटक से होते हुए एक बारगी मकान की ओर चले गए। खबर भेजते ही नीलमणि बाबू हड़बड़ाते हुए नीचे चले आए। हम तीनों जब बैठक के अंदर बैठ गए तो नीलमणि बाबू ने कहा, आपसे कहूंगा तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे, मगर हकीकत यही है कि आज मेरा मन कल के बनिस्बत हल्का है। हमारी ही तरह एक और व्यक्ति की दुर्दशा हुई है। ये सोचकर तकलीफ बहुत कुछ कम हो गई है, मगर जब तक एक सवाल का जवाब न मिलेगा, मेरी तकलीफ दूर नहीं होगी। और वो सवाल है, मेरा एनुबिस कहाँ गया? बतलाइए। आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं, एक एक कर 2 डकैतियां 2 दिनों के दरमियान हो गई और आप पहले की तरह अब भी अंधेरे में हैं।
फेलुदा एक सवाल कर बैठा। आपका भांजा कैसा है? कौन? झंटू? आज वो बहुत अच्छा है। दवा कारगर साबित हुई है। आज बुखार बहुत कम हो गया है। अच्छा, एक बात तो बताइए, बाहर से कोई लड़का दीवार लांघकर यहां आता है? दीवार लांघकर? क्यों? आपकी दीवार के बाहरी हिस्से में एक बच्चे के हाथ की छाप दिखाई पड़ी है। छाप का मतलब? किस तरह की छाप है? भूरे रंग की छाप। ताजा छाप है? कहना मुश्किल है। तब इतनी बात जरूर है कि पुरानी नहीं है। मैंने कभी किसी बच्चे को आते नहीं देखा है। एक ही बच्चा यहां आता है, और वह भी दीवार लांघकर नहीं। वो है एक भिखमंगा। अत्यंत मधुर स्वर में श्यामा संगीत गाता है। तब हाँ, मेरे बगीचे के पश्चिम तरफ तरी का एक पेड़ है। बीच बीच में मोहल्ले के लड़के दीवार लांघकर यहां न आते हों और पेड़ के फल तोड़कर न खाते हों, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। नीलमणि बाबू ने अब पूछा, चोर के बारे में और कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई है? फेलुदा सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में गजब की ताकत है। एक ही धूंसे में प्रतुल बाबू के नौकर को बेहोश कर डाला था। फिर यहां और वहां एक ही चोर ने चोरी की है, और इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। हो सकता है, तब देह की ताकत यहां वैसी कोई बड़ी बात जैसी नहीं लगती है। एक भयंकर बुद्धि का भी संकेत मिलता है। नीलमणि बाबू का चेहरा उतर गया। बोले, मुझे उम्मीद है उस बुद्धि को परास्त करने की बुद्धि आप में है, और अगर नहीं है तो मुझे अपनी मूर्ति वापस पाने की आशा छोड़नी ही होगी। फेलुदा ने कहा, 2 दिन और इंतजार कीजिए। आज तक फेलुदा मित्र ने हार नहीं मानी है। नीलमणि बाबू के मकान के पोर्टिको से गेट तक रोड़े से बिछा रास्ता है। हम जब उस रास्ते के बीच पहुंच चुके होंगे कि तभी खटखट आवाज सुनाई पड़ी, और हमने पीछे की ओर मुड़कर देखा। नीलमणि बाबू के 2 मंजिले के एक कमरे की खिड़की के पीछे एक छोटा लड़का, शायद झंटू ही होगा, खिड़की के शीशे पर हाथ से दस्तक दे रहा है। मैंने कहा, है? फेलुदा ने कहा, देख चुका हूं। दोपहर भर फेलुदा अपनी नीली कापी में अपनी आदत के अनुसार ग्रीक अक्षरों में क्या क्या अंट-संट लिखता रहा। जानता हूं, असल में वो अंग्रेजी है, मगर उसके अक्षर ग्रीक है, इसलिए कि पढ़कर कोई उसका असली मतलब नहीं समझ सके। मेरी बोलचाल फेलुदा से एकदम बंद है, और वो एक तरह से अच्छा ही है। अभी उसका सोचने का समय है, बोलने का नहीं। बीच बीच में उसे गीत गुनगुनाते देखता हूं। ये उस भिखमंगे बच्चे के द्वारा गाया गया वही राम प्रसादी संगीत है। तीसरे पहर 5 बजे चाय पीकर फेलुदा बोला, मैं जरा बाहर निकल रहा हूं। पॉपुलर फोटो से मुझे अपनी तस्वीर का एनलार्जमेंट ले आना है। घर पर मैं अकेला ही रह गया। दिन छोटे होते जा रहे हैं, इसीलिए 5:30 बजते न बजते सूर्य डूब गया और अंधेरा रेंगने लगा। पॉपुलर फोटो की दुकान हाजरा रोड के मोड़ पर है। फेलुदा को फोटो लेकर लौटने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है? ये जरूर है कि कभी कभी तस्वीर तैयार न रहने के कारण दुकान पर बैठना पड़ता है। मुझे उम्मीद है वो कहीं दूसरी जगह नहीं गया होगा। मुझे छोड़कर अगर वो इधर उधर चक्कर लगाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। करताल की आवाज मेरे कान में आती है, और उसके साथ साथ परिचित गले का वही गीत। बोलो मां तारा जाओ, मैं कहा, कोई न मेरा है शंकरी यहां। वे दोनों लड़के ही हैं। आज हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आए हैं। गीत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता आ रहा है। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। यहां से सड़क दिखाई पड़ती है। वही लड़के हैं। एक गीत गा रहा है और दूसरा करताल बजा रहा है। कितना मधुर है उस लड़के का स्वर। अब गीत गाना बंद कर दोनों लड़के हमारे घर के सामने खड़े हो गए और ऊपर की ओर चेहरा उठाकर बोले, मां जी,
भीख दीजिए मान जी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने 50 पैसे का एक सिक्का खिड़की से लड़कों की ओर फेंक दिया। ठन से आवाज करता हुआ वो सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। लड़के ने उसे उठाकर झोले में रख लिया और फिर से गीत गाता हुआ वहां से रवाना हो गया। एक बात की वजह से मेरा माथा चकराने लगा। हम लोगों का रास्ता हालांकि काफी अंधेरा था, फिर भी भिखमंगे बच्चे ने ऊपर की ओर मुंह उठाकर भीख मांगी तो मुझे लगा कि उसके चेहरे से झंटू का चेहरा हूबहू मिल रहा है। हो सकता है मैंने देखने में गलती की हो, मगर मन में तो एक खटका पैदा हो ही गया। मैंने तय किया कि फेलुदा के आते ही उससे ये बात कहूंगा। लगभग 6:30 बजे फेलुदा एनलार्जमेंट लेकर वापस आया। उसके चेहरे पर एक तनाव था। मैंने जो सोचा था वही हुआ। उसे दुकान में बैठकर इंतजार करना पड़ा। बोला, अब खुद ही एक डार्क रूम तैयार करूंगा और उसी में फोटो का डेवलपिंग प्रिंटिंग करूंगा। बंगाली दुकानदारों की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। फेलुदा जब अपने बिस्तर पर तस्वीरों को फैलाए बैठा था, मैंने उसके पास जाकर उससे भिखमंगे बच्चे की बात बताई। बिना किसी आश्चर्य के उसने कहा, इसमें हैरान होने की कौन सी बात है? हैरान होने की बात नहीं है। ओहो, मगर इसे तो भयंकर गड़बड़ ही कहा जाएगा। गड़बड़ है ही। ये बात शुरू ही में मेरी समझ में आ गई थी। तुम क्या ये कहना चाहते हो कि वो लड़का चोरी के मामले में शामिल है? हो भी सकता है, मगर एक बच्चे के घूंसे में क्या इतनी ताकत हो सकती है कि वह एक बड़े आदमी को बेहोश कर दे? मैंने तो ये नहीं कहा कि बच्चे ने घूंसा मारा है। तब ठीक है, यूं मैंने कह तो दिया कि ठीक है, मगर वास्तव में मुझे ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं फेलुदा साफ साफ कुछ क्यों नहीं कह रहा है। पलंग पर फैली 12 तस्वीरों में से एक को फेलुदा बहुत गौर के साथ देख रहा था। करीब जाने पर मैंने देखा वो आज ही सवेरे नीलमणि बाबू की दीवार से बच्चे के हाथ की छाप की ली गई तस्वीर है। एनलार्जमेंट के कारण हथेली साफ साफ दिख रही है। मैंने कहा, तुम्हारा कहना है कि तुम हाथ देखना जानते हो। ये तो बताओ कि बच्चे की आयु कितनी है? फेलुदा ने कुछ भी जवाब न दिया। वो तन्मय होकर तस्वीर की ओर देख रहा था। उसमें बेहद दत्तचित्तता का भाव था। तेरी समझ में कुछ आ रहा है? उसके आकस्मिक प्रश्न ने मुझे चौंका दिया। समझ में क्या आएगा? सुबह तूने क्या समझा था और अब तेरी समझ में क्या आ रहा है, यही बता। सुबह यानी जब तुमने तस्वीर ली थी? हां, क्या समझूंगा? बच्चे का हाथ है, इसके सिवा समझने की और क्या बात है? छाप का रंग देखने से कुछ मतलब नहीं निकलता है। रंग तो भूरा था, इसका क्या मतलब निकलता है? यही कि बच्चे के हाथ में भूरा रंग लगा हुआ था। इसका कुछ मानी है? ठीक ठीक बताओ। पेंट हो सकता है। कहाँ का पेंट? मुझे एकाएक ये बात याद आ गई। प्रतुल बाबू के दरवाजे का रंग। एग्जैक्टली, उस दिन तुम्हारी शर्ट की आस्तीन में भी लग गया था। तू जाकर देख सकता है कि अब भी लगा हुआ है। मगर मेरा सिर चकराने लगा था। जिसके हाथ की छाप है वही क्या प्रतुल बाबू के घर के अंदर घुसा था? हो सकता है। अब ये बता कि तस्वीर देखने से तेरी समझ में क्या बात आई है? बहुत सोचने के बाद भी मैं ये बता नहीं सका कि कोई नई बात मेरी समझ में आई है। फेलुदा ने कहा, तू बता देता तो मुझे ताज्जुब होता। ताज्जुब ही नहीं, शौक भी लगता, क्योंकि तब मुझे मानना पड़ता कि तेरी और मेरी बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारी बुद्धि क्या बता रही है? बता रही है कि ये एक संगीन मामला है, भयंकर बात। एनुबिस जितना भयंकर होता है उतनी ही भयंकर। दूसरे दिन सवेरे फेलुदा ने पहले नीलमणि सान्याल को फोन किया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मिस्टर सान्याल, आपके रहस्य का पता चल गया है। मूर्ति अभी मिली नहीं है। तब वो कहाँ है इसका मोटे तौर पर अंदाज लगा लिया है।
आप क्या घर पर ही रहिएगा? बुखार बढ़ गया है? किस अस्पताल में लेकर जा रहे हैं? ओह अच्छा, फिर बाद में मिलूंगा। फोन रखकर फेलुदा ने एक दूसरे नंबर में डायल किया। फुसफुसाकर क्या बातचीत हुई, अच्छी तरह सुन नहीं सका। तब हाँ, ये जरूर ही समझ गया कि फेलुदा पुलिस को फोन कर रहा है। फोन रखकर उसने मुझसे कहा, अभी तुरंत बाहर चलना है, तैयार हो जा। एक तो सुबह यूं ही ट्रैफिक कम रहता है, उस पर फेलुदा ने ड्राइवर से टॉप स्पीड में गाड़ी चलाने को कहा। देखते न देखते हम नीलमणि बाबू के घर के रास्ते पर आ गए। हम जब गेट के करीब पहुंचे, नीलमणि बाबू अपनी काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी पर सवार होकर बहुत तेजी के साथ दूसरी दिशा की ओर रवाना हो गए। सामने ड्राइवर और पीछे नीलमणि बाबू के अतिरिक्त और कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। और जोर से फेलुदा चिल्ला उठा। टैक्सी ड्राइवर ने भी उत्तेजना में आकर एक्सीलेटर को अपने पैर से दबा दिया। सामने की गाड़ी एक भद्दी गोंगो आवाज करती दाहिनी ओर मुड़ गई। अब फेलुदा ने एक ऐसा काम किया जैसा इसके पहले उसने नहीं किया था। कोट के अंदर हाथ डालकर अचानक उसने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और खिड़की से नीचे झुककर नीलमणि बाबू की गाड़ी के पिछले टायर को निशाना बनाकर गोली दाग दी। लगभग एक ही साथ रिवॉल्वर और टायर फटने की आवाज कानों में आई। नीलमणि बाबू की गाड़ी सड़क के एक किनारे तिरछी होकर एक लैंप पोस्ट से टकरा गई। हम लोगों की गाड़ी जैसे ही नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास खड़ी हुई, दूसरी दिशा से पुलिस की जीप भी आ गई। नीलमणि बाबू गाड़ी से उतरकर विरक्ति के साथ इधर-उधर ताक रहे थे। फेलुदा और मैं टैक्सी से उतरकर नीलमणि बाबू की ओर चले गए। पुलिस की गाड़ी आकर रुक चुकी है। उससे वही मोटा अफसर नीचे उतरा। नीलमणि बाबू अचानक बोल पड़े, ये सब क्या हो रहा है? फेलुदा ने गंभीरता के साथ कहा, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपके साथ गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और कौन कौन है और कौन रहेगा? वे चिल्ला उठे, बताया ही था कि मैं अपने भांजे को साथ लिए अस्पताल जा रहा हूं। अब फेलुदा बिना कुछ बोले सीधे नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास चला गया और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर जोरों से खींचा। दरवाजा खुल गया। दरवाजे को खोलते ही एक बच्चा गाड़ी के अंदर से तीर की तरह बाहर निकला और फेलुदा पर झपटकर उसका गला दबोचने लगा। मगर फेलुदा सिर्फ योगाभ्यास नहीं करता, उसने कुश्ती की भी शिक्षा पाई है। बच्चे की कलाइयों को पकड़कर उसे एक अजीब तरीके से सिर की तरफ से घुमाकर सड़क पर पटक दिया। बच्चे के मुंह से दर्द के कारण एक चीख निकल पड़ी और उस चीख को सुनकर मैं भय से कांप उठा, क्योंकि वह एक बच्चे के गले की आवाज नहीं थी। वो एक वयस्क आदमी के गले की विकट और जोरदार चीख थी। यही आवाज उस दिन मुझे टेलीफोन पर सुनाई पड़ी थी। इसी बीच पुलिस ने आकर नीलमणि बाबू की गाड़ी के ड्राइवर और बच्चे को पकड़ लिया था। फेलुदा अपनी कमीज का कॉलर ठीक करते हुए बोला। दीवार पर हाथ की छाप देखते ही बात मेरी समझ में आ गई थी। कच्ची उम्र के लड़कों के हाथ में इतनी रेखाएं नहीं हुआ करती हैं। उनका हाथ और भी अधिक कोमल हुआ करता है, लेकिन आकार जब छोटा है तो उसका एक ही मतलब निकल सकता है। दरअसल ये एक बौने के हाथ की छाप है। बच्चा और कुछ नहीं, बल्कि एक बौना है। आपके शागिर्द की उम्र कितनी है, नीलमणि बाबू? 40। नीलमणि बाबू के गले से ठीक से आवाज नहीं निकल रही है। बहरहाल आपने बड़ी अक्लमंदी से काम निकाला था। पहले अपनी चीज की चोरी की घटना खड़ी कर मुझे बुलवाया और उसके बाद अपने आदमी से दूसरे की चीज की चोरी कराई। आपके घर पर जिसे कल देखा था, वो क्या वही भिखमंगा बच्चा है? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर हामी भरी। इसका मानी तो यही है कि असल में वो आपका भांजा नहीं है। उसे आपने चोरी के मामले में मदद पहुंचाने के लिए घर पर लाकर रखा है।
नीलमणि बाबू सिर झुकाकर खामोश खड़े रहे। फेलुदा कहने लगा, लड़का गीत गाता था और बौना खंजड़ी बजाता था। जब चोरी का वक्त आता, खंजड़ी भिखारी के हाथ में थमा देता था और तब वही बजाता रहता था। बौना होने के कारण ही उसकी देह में इतनी ताकत है। एक ही घूंसे में वो एक जवान को घायल कर सकता है। वंडरफुल। आपकी अक्ल की तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता, नीलमणि बाबू। नीलमणि बाबू ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मिस्र की प्राचीन चीजों के प्रति मुझमें एक नशा छा गया था। उसके बारे में मैंने गहरा अध्ययन किया है। यही वजह है कि प्रतुल बाबू से मैं रश किया करता था। फेलुदा ने कहा, लालच बुरी बला है। आप और आपका बौना दोनों पकड़ में आ गए। खैर, अब मैं एक अंतिम अनुरोध करना चाहता हूं। क्या? मेरा पुरस्कार। नीलमणि बाबू फटीफटी आंखों से फेलुदा की ओर देखने लगे। पुरस्कार एनुबिस की मूर्ति संभवत आपके पास ही है। नीलमणि बाबू ने बेवकूफ की तरह अपने दाहिने हाथ को कुर्ते की जेब के अंदर डाला। जब हाथ बाहर निकाला तो देखा, बित्ते भर लंबे काले पत्थर पर मणिमुक्ता जड़ी 4000 साल पुरानी मिस्र देश के स्यारमुखी देवता एनुबिस की मूर्ति है। फेलुदा ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और कहा, थैंक यू।